नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दरअसल ईडी की तरफ से वाड्रा की अग्रिम जमानत पर सवाल उठाए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि वाड्रा ने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया। एजेंसी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वह इस बात को साबित करने के लिए एक और हलफनामा दाखिल करेंगे। इसके लिए एजेंसी ने अदालत से समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ईडी को 2 हफ्ते का वक्त दिया गया। वहीं ईडी की तरफ से दी गई दलीलों का खंडन करते हुए रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि वाड्रा की तरफ से सभी शर्तों का हर बार अच्छे से पालन किया गया है। जब भी उन्हें एजेंसी की तरफ से बुलाया गया तो वो पेश हुए। वकील ने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को पहले ही सीज कर दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी, जिसके बाद वाड्रा की जमानत को लेकर फैसला किया जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लंदन में उनकी संपत्ति को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच ईडी कर रही है। इस संपत्ति की कीमत करीब 18 करोड़ रुपए है और फिलहाल कोर्ट की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले में अग्रिम जमानत दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुरुवार को लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर निकल सकते हैं। इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी ANI ने पार्टी सूत्रों के हवाले से दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिन के लद्दाख दौरे पर रहेंगे। वहीं इससे पहले राहुल गांधी 2 बार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वे लद्दाख नहीं जा सके थे। हालांकि लद्दाख दौरे को लेकर उनके किसी अन्य प्लान के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान वे कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे और साथ ही वे अगले महीने होने वाले कारगिल हिल काउंसिल के चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर सकते हैं। बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को बजरंग दल पर बयान देते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि गुंडों और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। दरअसल जब उनसे राज्य में कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, क्योंकि बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हम दंगों में शामिल किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि मैं हिंदू था, हिंदू हूँ और हिंदू रहूंगा। मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूँ और सनातन धर्म का अनुयायी हूँ। मैं सभी बीजेपी नेता से बेहतर हिंदू हूँ। उन्होंने कहा कि भारत देश हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देश को बांटना बंद करना चाहिए। देश में शांति स्थापित करें, शांति से ही देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी केवल हिंदू धर्म के बारे में बात करती है, लेकिन उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है और हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा खुद वीडी सावरकर ने कहा था। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में भाजपा का कुशासन रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि नौकरियों, ठेकों और यहाँ तक कि धार्मिक कार्यों में भी भ्रष्टाचार है। उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर भारतीय कफ सिरप की वजह से हुई 65 बच्चों की मौत के मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उज्बेक राज्य अभियोजकों ने बुधवार को एक मुकदमे के दौरान आरोप लगाया कि भारतीय कफ सिरप के डिस्ट्रीब्यूटर ने जरूरी टेस्टिंग न करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को $33,000 की रिश्वत दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य एशियाई राष्ट्र ने पिछले सप्ताह हुई मौतों के मामले में 21 लोगों पर मुकदमा चलाया, जिनमें से 20 उज्बेक और एक भारतीय शामिल है, जो कि डिफेंडेंट कुरामेक्स मेडिकल के अधिकारी हैं। बता दें कि यह कंपनी उज्बेकिस्तान में भारत के मैरियन बायोटेक की दवाएं बेचती है। स्टेट प्रोसिक्यूटर सैयद करीम अकीलोव के अनुसार कुरामेक्स के CEO सिंह राघवेंद्र प्रताड़ ने कथित तौर पर स्पेशलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट के लिए अधिकारियों को $33,000 का भुगतान किया, जिससे वे इसके उत्पादों के अनिवार्य निरीक्षण को छोड़ दें। हालांकि अभियोजक के बयान से यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि क्या उज्बेकिस्तान परीक्षण में शामिल था या निर्माता से भारत में परीक्षण करने का अनुरोध किया गया था। गौरतलब है कि पिछले साल उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि भारत में बना कफ सिरप डॉक-1 मैक्स देने की वजह से उनके देश में 18 बच्चों की जान चली गई थी। इसके बाद इस मामले में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जांच में सहयोग करने की बात कही।
वहीं भारत सरकार ने भी उज्बेक सरकार के आरोपों की जांच का फैसला किया था। चुनाव आयोग की तरफ से एनसीपी के दोनों गुटों को कल बुधवार 16 अगस्त को पार्टी के नाम और सिंबल से संबंधित नोटिस का जवाब देने के लिए 3 हफ्तों का समय दिया गया है। आपको बता दें कि शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट दोनों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के दावे पर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का समय मांगा था। आयोग ने 27 जुलाई को दोनों गुटों को नोटिस जारी कर उनसे असली पार्टी होने का दावा करते हुए आयोग को सौंपे गए दस्तावेजों का आदान प्रदान करने को कहा था। वहीं इस बीच अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनकी पार्टी में हुई 2 फाड़ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शरद पवार ने बुधवार को कहा कि देश की सत्ता बीजेपी और उसके सहयोगियों के हाथ में है। उनकी भूमिका समाज में एकता बनाए रखने की है, लेकिन वे लोगों को बांट रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि कैसे उन्होंने राज्य सरकारों को गिराया, जैसे गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के बाद क्या हुआ, यह सभी ने देखा है। एनसीपी प्रमुख ने आगे कहा कि मेरी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस दिया। मैं चुनाव आयोग के कारण चिंतित नहीं हूं, लेकिन ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के कुछ शक्तिशाली लोगों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी पर चुनाव आयोग के फैसले में हस्तक्षेप किया था। मुझे संदेह है कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ किया जा सकता है। देश में मानसून की बारिश ने कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में कुदरत का कहर जारी है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इन दोनों राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान में आज गुरुवार 17 अगस्त को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी आज अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में इस पूरे हफ्ते छिटपुट बारिश होने के आसार हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गुरुवार 17 अगस्त को हल्की बारिश होने की उम्मीद है। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया द्वारा कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट पर लगाए गए आरोप को लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पायलट के समर्थन में उतरे हैं। दरअसल अमित मालविया ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में एयरफोर्स की बमबारी के विवाद में दिवंगत कांग्रेस नेता राजेश पायलट का नाम उछाला था। उन्होंने राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी का नाम लेकर कहा था कि उन्होंने मिजोरम में बम गिराए थे, जिस पर कांग्रेस नेता और राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा था कि आपकी तारीख और तथ्य दोनों ही गलत हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट ने पिता राजेश पायलट के वायुसेना में कमीशन होने का सर्टिफिकेट भी ट्विटर पर अटैच किया था। वहीं अब अशोक गहलोत ने अपनी पार्टी के सहयोगी और सचिन पायलट के बचाव में खड़े होते हुए ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस नेता राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे। उनका अपमान करके बीजेपी भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। इसकी पूरे देश को निंदा करनी चाहिए। आपको बता दें कि साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच अशोक गहलोत के सचिन पायलट और उनके परिवार की विरासत को समर्थन देने को प्रदेश में कांग्रेस के एकजुट होने के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 16 अगस्त बुधवार को असम में परिसीमन को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि असम के इतिहास में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। उन्होंने लिखा कि आज माननीय राष्ट्रपति ने असम के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी परिसीमन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। असम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना परिसीमन कहलाता है। इसका मकसद समान जनसंख्या वर्गों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी राजनीतिक दल को लाभ ना हो। परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पूर्ववर्ती जनगणना के आंकड़ों यानी 2001 के आधार पर की जाती है और असम में 1976 और 2001 में संशोधन के जरिए परिसीमन की प्रक्रिया को हर बार 25 साल के लिए टाल दिया गया था। वहीं इस अवधि के दौरान पूरे देश के लिए परिसीमन 4 बार किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।